Thank you so much for watching. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. In this video आज हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में। और एक चीज़ का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप 5,000 रुपये इंस्टीट्यूट में देते हो, 6,000 रुपये इंस्टीट्यूट में देते हो, 9,000 रुपये इंस्टीट्यूट में देते हो, बट मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी करवाऊँगा। इतने अच्छे तरीके के साथ कराऊँगा, इतने प्यार के साथ करवाऊँगा, बट यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा और ये भी श्योरिटी देता हूँ, आप इंस्टीट्यूट में लगे हो, इंस्टीट्यूट में बिल्कुल आपको डिस्कशन नहीं करवाते होंगे जैसे मैं आपको डिस्कशन करवाऊँगा। आज मान लो फॉर एग्जांपल है, एक रियलिटी एग्जांपल भी नहीं है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। उनको यही नहीं पता चलता हमारे पास ऑप्शन है ABCDE और यहाँ पर हमारे पास कितने सारे हमें दिए हैं। अब कैसे इनको फाइंड आउट करना है, कैसी इनकी टिप्स है, कैसी इनकी ट्रिक्स है, एवरी डे मैं रोज़ वीडियो लेकर आता हूँ, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की। एक वीडियो लेकर नहीं आते हम, दो नहीं लेकर आते, तीन वीडियोज़ हम लेकर आते हैं जस्ट फॉर हेल्प, कि आपकी हेल्प हो जाए। भाई सीरियसली कह रहा हूँ, घर पर बैठे भी आप अपना IELTS एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। घर पर बैठे भी आप नियर अबाउट 6.5 या फिर 7+ बैंड स्कोर ले सकते हो। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। देखिए, सबको पता है कि हम प्रेडिक्शन मटेरियल देते हैं और यहाँ पर मेरा 25 सितंबर को प्रेडिक्शन का मटेरियल हिट गया था। नेक्स्ट वन इज़ दैट, यहाँ पर भी मेरा प्रेडिक्शन का मटेरियल स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट एग्जाम का रिजल्ट है, आप देख सकते हो 8.5, 7.5, 6.5 बैंड स्कोर। यहाँ पर देख सकते हो 15 सितंबर को मेरी प्रेडिक्शन हिट गई थी। 2 रीडिंग के पैसेज फ्रॉम अवर मटेरियल देखने को मिले थे। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, 9 बैंड स्कोर, लिसनिंग 7, रीडिंग स्पीकिंग 7। ये स्टूडेंट्स वो हैं जो घर पर बैठे क्लासेस लेते थे, घर पर बैठे अपनी स्टडी करते थे और स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ सिखाऊंगा कि आपका ये वाला स्कोर आ जाए या फिर ये वाला स्कोर आ जाए, अदरवाइज़ ये वाला स्कोर आ जाए, और बिल्कुल फ्री। बट एक शर्त के ऊपर, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो गारंटी है आपका स्कोर आएगा। एक शर्त है, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेडिक्शन मटेरियल लेना है तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा पहला क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, और कल मैं आपके लिए जो आप कमेंट करोगे उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो मस्ट कमेंट कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, उसी की वीडियो हम लेकर आएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है नंबर 1 और लिस्ट ऑफ हेडिंग है। अब इसमें हमें पैराग्राफ A में फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा आएगा। पहले हम इन चीज़ों को रीड कर लेते हैं, एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं, ABCD में कौन सी चीज़ आ सकती है। नीचे से लगेंगे ऊपर तक जाएंगे। ग्लेशियर्स इन नेशनल पार्क, कि एक नेशनल पार्क है। ग्लेशियर मीन्स कि जो बड़ा सारा ग्लेशियर है, जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, उसे ग्लेशियर बोला जाता है। क्लासिकल इफेक्ट ऑन लैंडस्केप, कि क्लासिक के जो इफेक्ट हैं वो हमारी लैंडस्केप, हमारी धरती के ऊपर पड़ते हैं। टाइप ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की टाइप कैसी हैं, कितने टाइप का वो होता है बर्फीले पहाड़ जिसे बोल देते हैं। ग्लेशियर थ्रू द ईयर्स, कि मतलब कौन से ईयर्स में वो अपने ग्लेशियर्स को चेंज करता है, बर्फ पड़ती है फिर दूसरे ग्लेशियर्स को क्रिएट करता है, कैसे। ग्लेशियर्स इन द लास्ट आइस एज, कि सबसे बड़ा वो लास्ट आइस एज ग्लेशियर कब बना था। ग्लासिकल मूवमेंट, ग्लाइकल मूवमेंट मीन्स की जो उसकी मूवमेंट है वो इधर उधर होती रहती है। फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर, उसकी फॉर्मेशन क्या है एंड उसकी ग्रोथ ग्लेशियर्स की कैसे होती है। ग्लासिकल कंटेंटर्स मीन्स कि उसके जो कंटेंटर्स है वो कैसे हैं। अब हम इनको फाइंड करना है। ये हमारे पास 7 से 8 हैं और हमने सिर्फ फाइंड करना है कितने में, 5 में। यहाँ पर मीन्स कि 5 ऐड करने हैं और पहले हमारे पास है A। अब A में कौन सा आएगा उस चीज़ को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिसाइड्स द अर्थ ओशियन मीन्स कि बिसाइड्स द अर्थ ओशियन ग्लेशियर आइस इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं ये एक वाटर सोर्स हैं, सबसे बड़े वाटर सोर्स हैं हमारी धरती के ऊपर। ए ग्लेशियर इज़ ए मैसिव स्ट्रीम और शीट ऑफ आइस द मूव्स अंडरनेथ इटसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मीन्स कि जो इसका जो मैसिव स्ट्रीम है ग्लेशियर का, कि वो हमारे जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी ग्रेविटी को, जो धरती के ऊपर नीचे हमारी जो ग्रेविटी बनी होती है उसको थोड़ा सा वो इफेक्टिव डालता है। पढ़ने लिखने में, जब पढ़ाने में या कोई स्पेलिंग पढ़ने में मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, उसको अवॉइड करना। बिकॉज अगर एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बन जाएगी 1 आवर की, बट कोशिश करेंगे
कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए एंड ज़्यादा समझाया जाए। सम ग्लेशियर्स ट्रेवल डाउन माउंटेन्स ऑफ वैलीज। हमने ये नाम तो सुने हैं, माउंटेन्स का नाम भी सुना है, वैलीज का नाम भी सुना है कि कुछ ग्लेशियर्स हैं जो ट्रेवल करते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। वाइल अदर स्प्रेड एक्सेस ऑफ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड, कि ज़्यादा लैंड के ऊपर, ज़्यादा धरती के ऊपर हैवली glaciated regions such as Greenland and Antarctica are called continental glaciers. These two ice sheets encompass more than 95% of Earth glaciers ice. Means कि 95% जो इनकम्पस है वो इस सारी धरती ने कवर किया हुआ है 95% ग्लेशियर्स ने। द ग्रीनलैंड आइस शीट इज ऑलमोस्ट 10,000 फीट थिंग इन सम एरियाज, की मतलब कि जो ग्रीनलैंड आइस है वो 10,000 फीट तक कुछ एरिया में फैली हुई है। एंड द वेट ऑफ दिस ग्लेशियर इज सो हैवी दैट मच ऑफ रीजन हैज़ बीन डिस्प्रेड बिलो सी लेवल, कि जो इसका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्प्रेड है सी लेवल के अकॉर्डिंग। स्मॉलर ग्लेशियर्स दैट अकर एट हायर एविलेशंस आर कॉल्ड एल्पाइन और वैली ग्लेशियर्स। मीन्स कि कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कम छोटे हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है। अनदर वे ऑफ क्लासिफिकिंग ग्लेशियर्स इन द टर्म्स ऑफ देयर इंटरनेशनल टेम्परेचर। इन टेम्परेट ग्लेशियर्स द आइस विद इन द ग्लेशियर इज नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। पोलर ग्लेशियर्स इज द कॉन्सेप्ट ऑलवेज मेंटेन टेम्परेचर फार बिलो मेल्टिंग। मीन्स कि जो कुछ ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, बट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कुछ ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग नहीं होते, यहाँ पर भी मेल्टिंग वो नहीं होते, बट नियर अगर कोई और ग्लेशियर्स उनसे साथ जुड़ जाता है वो मेल्ट होना बंद हो जाते हैं। तो मीन्स अगर इसमें बात करी जाए, इसमें हम अगर ऊपर मैचिंग करें अपने क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ एनालाइज करके देखिए कि यहाँ पर ग्लेशियर इन द नेशनल पार्क की बात करी है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करी, जैसा मैंने आपको समझाया। ग्लेशियर अफेक्ट ऑन लैंडस्केप, कि ग्लेशियल का अफेक्ट पड़ता है लैंडस्केप के ऊपर, इसकी बात करी है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं करी, दोनों की बात नहीं करी। अब दो ऊपर से हम चूज करेंगे। द ग्लेशियल कंटेंट्स, इसकी बात करी है, भाई इसका कंटेंट्स क्या है, क्या सिस्टम है, कितने प्रकार की, मतलब कि कुछ भी बात नहीं करी। फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स, ग्रोथ की बात करी है, नहीं करी। इसने सिर्फ इसके साइज के बारे में बताया है, इसके टाइप्स के बारे में बताया है, नथिंग एल्स। ग्लेशियल मूवमेंट की थोड़ी बहुत ही बात करी है, पर अगर मूवमेंट की अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ बात शेयर की थी द ग्रीनलैंड शीट। ग्रीनलैंड शीट इसमें ऐड करी गई है। इट मीन अगर हमारा मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट हमारा ऑप्शन नहीं बनता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मीन्स मेरा थर्ड आंसर भी नहीं आएगा। ग्लेशियर्स इन द लास्ट आइस एज, कि जो उसकी लास्ट आइस एज है कितने टाइप की थी, कितने बड़ी थी, कितने प्रकार की थी, उसकी बात भी नहीं करी। ग्लेशियर्स थ्रू द ईयर्स, कि वो कौन से ईयर के साथ गुजरता है, कौन से ईयर में सबसे बड़ा बनता है, या कौन से ईयर्स में वो अपने आप को मेंटेन करता है, इसकी बात भी नहीं करी। अगर बात करी भी है टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स की टाइप्स की बात करी गई है। आप यहाँ पर देखिए कितने टाइप्स के ग्लेशियर्स हैं। मीन्स कि कोई बड़ा ग्लेशियर्स है, कोई छोटा ग्लेशियर है, कोई 10,000 फीट तक फैला हुआ है, कोई कितने % तक फैला हुआ है। मीन्स टोटली जो इसमें बात करी गई है, जस्ट अंडरस्टैंड करके देखिए, ओनली टाइप्स की बात करी गई है। देयर इज ए नथिंग टॉकिंग अबाउट अदर क्वेश्चन। ओनली यहाँ पर 95% 10,000 फीट, यहाँ पर मेल्टिंग होता है, नियर जाता है, टेम्परेचर शो करता है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अदर मैनी मोर। नियर अबाउट 5 से 6 ग्लेशियर्स की टाइप की बात करी गई है, और देन उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पर आप कोई भी मैचिंग करके देख सकते हो, कोई भी मैच नहीं होता जस्ट विदाउट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स के टाइप के बिना। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा, आपके माइंड की थोड़ी सी बत्ती भी जली होगी, गारंटी है। चलो अब मैं अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में बात किसकी कर रहा है? द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ ग्लेशियर्स आर लोकेटेड नियर द पोल्स थ्रू द ग्लेशियर्स एग्जैक्ट ऑन ऑल कंटेंट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका एंड ओशिनिया। The reason glaciers are generally formed in high alpine regions is that they require cold temperature throughout the year.
मीन्स की जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थ है उसने ग्लेशियर्स के ऊपर लोकेटेड है नियर पूल्स। पूल्स का मतलब होता है जो मतलब बड़े बड़े खंबे वगैरह होते हैं। पोल्स का मतलब होता है बड़े बड़े खंबे, बड़े बड़े ऊपर तक खड़े कर देने। थ्रू ग्लेशियर्स एग्जैक्ट ऑन ऑल मीन्स ग्लेशियर्स है उनके एग्जैक्ट होकर जाता है इंक्लूडिंग अफ्रीका एंड ओशिना। द रीजन ग्लेशियर इज जनरली फॉर्मेड इन हाई एल्पलाइन रीजन इज दैट द रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। मीन्स कि उसको गुजरना पड़ता है एक कोल्ड टेम्परेचर के बीच में से अगर वो बड़ा ग्लेशियर्स बनता है। इन थीज एरियाज, अब एरियाज की बात करेगा, इन थीज एरियाज वेयर देयर इज ए लिटिल अपॉर्चुनिटी टू समर लॉस एंड मास स्नो चेंजेस। अंडरलाइन करता जाऊंगा मैं आपको कीवर्ड्स जहां से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। स्नो चेंजेस कंपैक्टेड फ्रॉम एंड दे ससेलेस्ट आइस मीन्स कि वो स्नो चेंज जब होती है crystallized ice during periods in which melting and evaporation expand amount of snowfall glaciers will retreat rather than progress। मीन्स कि जब क्रिस्टलाइज आइज वो कंपाउंड करती है, सुयुक्त करती है एक दूसरे को, मतलब क्रिएट करती है, देन क्या होता है जो स्नोफॉल जब होना शुरू हो जाती है, बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, ग्लेशियर्स विल रिट्रीट मीन्स कि वो दोबारा फिर प्रोग्रेस में आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल दैट अगर कोई चीज़ दोबारा क्रिएट करनी है तो प्रोसेस में आना शुरू हो जाती है, वो दोबारा फिर प्रोग्रेस में आना शुरू रहता है। वाइल ग्लेशियर्स रैली हैवी ऑन स्नोबॉल कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है, हैवी बर्फ़ पड़ती है, अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्रीजिंग रेन, तो अपने साथ वो क्या कुछ लेकर आती है, फ्रीजिंग मतलब कि बर्फ़ वाली, जिसे बर्फ़ वाली स्नो कहते हैं या फिर ठंडी हवा कहते हैं, और फ्रीजिंग रेन बर्फ़ वाली बारिश होने लग जाती है। देयर ग्रोथ उसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूट टू देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। वन ऑफ द बिलो एवरेज प्रिपरेशन कैन स्टंट ग्रोथ ऑफ द ग्लेशियर तो विन द एरिया एक्सप्लेनेशन ग्लेशियर कॉमन ग्लेशियर्स फ्लो द 10 इंचेस पर डे इन द समर एंड 5 इंचेस इन द डे विंटर। तो उसने क्या कहा कि जब ग्लेशियर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है कि फ्लो एंड 10 इंचेस, वो 10 इंचेस पर डे, एंड समर के सीजन में 5 इंचेस पर डे विंटर, वहाँ पर 5 इंचेस पर डे विंटर पहना मतलब शुरू हो जाती है। ग्लेशियर्स ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द 1953 व्हेन द क्वालिफाइड ग्लेशियर्स पाकिस्तान ग्रो मोर देन 12 किलोमीटर इन द 3 मंथ। मीन जब पाकिस्तान ग्रो मोर मतलब जो ग्लेशियर से जो पाकिस्तान की तरफ हमें इंडिया को जो सेव करता आ रहा है, वो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर ग्लेशियर्स है, क्योंकि उसको पहाड़ पार करना, उसके ऊपर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई भी नहीं निकल सकता। तो पाकिस्तान टाइम मोर देन 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक उसका वो फैल गया था जस्ट इन 3 मंथ। मीन्स इसमें जो बात करी जा रही है अकॉर्डिंग टू मी, वो बात कर रहा है जो एक ग्लेशियर्स की ग्रो होने की, कि उसमें कहता है कहीं कहता है वो 5 इंच बढ़ गया, कभी वो कहता है 10 इंच बढ़ गया, आगे की आगे मीन्स कि वो प्रोग्रेस में है। जब वो प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है मीन्स आगे बढ़ना, उसके ऊपर और चीज़ों को हैवी करते जाना। अब एक पहाड़ी है, अब पहाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ आप चढ़ाते जाओगे, कुछ ना कुछ उसमें डालते जाओगे, तो वो ऊपर तक होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी जो इसमें बात कर रहा है वो ग्रोइंग की बात कर रहा है, ग्लेशियर की, पहाड़ी की ग्रो की बात कर रहा है कि वो ऊंची और होती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। अब इसकी बात कहाँ पर गई है उस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। इसमें मैंने देखा भी था, वो बात कर रहा है इसकी थ्रू द ईयर ग्लेशियर ग्लोबल मूवमेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स, देख सकते हो फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स। अब वो इसकी बात कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो सैंकेड है। अकॉर्डिंग टू यू आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें नेशनल पार्क की बात भी नहीं की, इफेक्ट ऑफ लैंडस्केप की बात भी नहीं करी, थ्रू द ईयर्स की बात भी नहीं करी, द लास्ट आइस एज उसने लास्ट ग्लेशियर्स की आइस की बात जरूर करी है बट लास्ट की बात नहीं करी। ये ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड ही हमारा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देते हैं। ग्लेशियर मूवमेंट की बात भी नहीं करी, एंड सबसे जो बात करी जा रही है वो करी जा रही है इसकी ग्रोथ की। अब देख सकते हो अब इसकी ग्रोथ की बात करी है, तो मेरा बी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सैंकेड, और ए का जो क्वेश्चन आंसर था वो है 6। अब मेरे ये दोनों आंसर क्या है, मेरे हाथ से निकल चुके हैं, अब ये दोनों ही नहीं आएंगे इन द फ्यूचर। मीन्स अब रह चुके हैं मेरे सी डी ई, और मेरे पास बचे हैं ए 1 2 3 4 5 एंड 6, मेरे पास 6 बचे हैं। अब 6 से मुझे 3 और फाइंड करने हैं। समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, बिकॉज मुझे भी काफ़ी माइंड लग रहा है इस चीज़ को देखने में, समझने में और
पढ़ने में। होप सो दैट आपको भी समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, आपके भी इन द फ्यूचर जब आप करोगे आपके भी काफ़ी ज़्यादा सही जाएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब नेक्स्ट वन में जो होने जा रहा है राइट नाउ, हम बात करेंगे थर्ड की, मीन्स की सी की। अब सी में हमारा क्या आता है उस चीज़ को चेकआउट करना जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी में कौन सी लिस्ट आएगी, हेडिंग कौन सी आएगी, उस चीज़ को देखते हैं। चलो सी के ऊपर चलते हैं, सी पैराग्राफ में, एंड चेकआउट करते हैं अपना प्रेशर। बट मोस्टली क्या होता है कि हमें पहले 2 लाइन्स या फिर लास्ट 2 लाइन्स रीड कर ही हमें पता चल जाता है कि हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग में कौन सा आएगा। मोस्टली ज़्यादातर यही होता है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें फुल पैराग्राफ रीड करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। बट मैंने फुल पैराग्राफ इसलिए रीड करवाए हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। द वेट एंड प्रेशर ऑफ आइस एसोलेशन केसेस ग्लेशियर मूवमेंट, मीन्स कि जो उसका वेट होता है एंड उसका जो प्रेशर होता है ग्लेशियर मूवमेंट करने में, मीनिंग वो कॉजेज ग्लेशियर मूवमेंट। ग्लेशियर्स मूव आउट फ्रॉम अंडर देमसेल्फ विया प्लास्टिक डेफॉर्मेशंस एंड बेसिक सल्पेज, मीन्स की जो प्लास्टिक के डेफॉर्मेशंस होती हैं, जो उसका प्रकार वगैरह होता है सेम वैसे वो बन जाता है। फर्स्ट द इंटरनल फ्लो ऑफ आइस crystals begins to spread outward and downward from the thickened snow pack slow known as the zone of accumulation, मीन्स कि जो उसका डाउन एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड जो उसका स्प्रेड होता है जब वो फैलता है, वो कभी किस टाइप को फैल जाता है कभी पता ही नहीं चलता। मीन्स कि डाउन आउटवर्ड मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा फैल जाना जिसका कोई आकार नहीं होता, एंड डाउनवर्ड्स मीन्स कि नीचे की तरफ चला जाता है। स्नो पैक आल्सो नोन एज अ जोन, मीन्स कि जो स्नो जानी जाती है उस एसोलेशंस की तरह टाइप से। नेक्स्ट द आइस अलोंग द ग्राउंड सरफेस बिगिंस टू स्लिप द सेम डायरेक्शन, कि मीन्स वो स्लिप करता है सेम डायरेक्शंस की तरफ, सरफेस है जो। सीजनल थ्रोइंग एट द बेस ऑफ द ग्लेशियर हेल्प टू फैसिलिटी द स्लिपेज, मीन्स की जो ग्लेशियर की वो ग्लेशियर्स की हेल्प करता है स्नो को नीचे की तरफ स्लिप करने में। जब हम देखते हैं ना पहाड़ी के ऊपर से स्नो नीचे गिरती है तो वो स्लिप काफ़ी फास्ट टाइप से कर रही होती है। द मिडल ऑफ ग्लेशियर्स मूव फास्टर देन द साइड्स ऑफ बॉटम, मीन्स अपनी साइड से वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट की तरफ क्या है मूव करता है, मूवमेंट काफ़ी फास्ट करता है। बिकॉज देर इज़ ए नो रॉक केस फंक्शन, मीन्स कि उसको रोकने के लिए कोई भी उसके फ्रंट पे कोई पहाड़ी नहीं होती, कोई पत्थर नहीं होते। द अपर पार्ट ऑफ ग्लेशियर राइड्स ऑन द आइस ब्लो, मीन जब वो राइड कर ग्लेशियर्स की जब राइड होती है ब्लो करता है एज अ ग्लेशियर्स मूव टू क्रेज आउट ऑफ शेप्ड वैली स्मियर टू द रिवर बेड आउट विच इज़ मच स्टीपर वेल्स एंड फ्लटर बॉटम, मीन्स कि जब वो अपनी मूवमेंट को चेंज करता है अपने साइड से साइड की तरफ वो चला जाता है, तो मीन्स कि एक रिवर बेड बना लेता है, एक रिवर बेड की तरह बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी के बीच में से रिवर निकल रही होती है, तो स्टीप वॉल्स एंड द फिल्टर बॉटम, कि वो एक मच स्टीपियर वॉल्स एक बहुत बड़ी दीवार बना लेता है, एक वो ऊपर की तरफ जो बन जाती है। तो मीन्स अगर इसमें बात करें आपके अकॉर्डिंग कौन सा आना चाहिए, अगर इसमें बात करी जाए तो बात जो ज़्यादातर इसमें बात हो रही है वो एक मूव्स की हो रही है, कि जब स्नो गिरती है ग्लेशियर्स कैसे अपना आकार बदलता है, कैसे वो मूव हो जाता है, कैसे वो आगे बढ़ जाता है, कैसे वो स्लिप होता है, मीन्स कैसे स्नो स्लिप्स होकर अपना आकार बनाती है, अपनी छोटी सी पहाड़ी बनाती है, ना तो उसको कोई पत्थर वगैरह रोकता है ना एनीथिंग एल्स, मीन्स कि वो मूवमेंट अपना कर लेता है। ये चीज़ हमें फर्स्ट लाइन में उसने बताई है एंड लास्ट 2 लाइन्स में भी उसने हमें क्लियर किया है कि वो कैसे मूव आउट करता है। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है ग्लासिकल मूवमेंट ही मुझे लगता है हमें आना चाहिए, बिकॉज इसमें लास्ट स्टेज की बात भी नहीं करी, थ्रोइयरता बात भी नहीं की, लैंडस्केप इफेक्ट की बात भी नहीं करी, नेशनल पार्क की बात नहीं करी, ग्लासिकल की बात तो जरूर करी बट इफेक्ट ऑफ लैंडस्केप की बात नहीं करी, ग्लेशियर्स की बात नहीं करी, ग्लेशियर साइज की बात नहीं कही, ग्लेशियर कंटेंट्स की ग्लेशिकल कंटेंट्स की बात नहीं की, ओनली उसने मूवमेंट की बात करी है। सिंपल सा आंसर है इसमें, जो हमारा देखने को हमें क्या मिलेगा, हमारा थर्ड आएगा। थर्ड ऑब्वियसली गला सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इसका आंसर अवेलेबल था अगर आपको अच्छे से इसको रीड आउट करा होगा जल्दी से बहुत अच्छे तरीके के साथ। अब बात करते हैं डी की। डी में हमें कौन सा देखने को मिल सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट
यहाँ पर बात कर रहा है बिसाइड्स द एक्सप्लेनेटरी रिवर ऑफ आइस ग्लोबल ओरिजिन क्रेटर्स द अदर यूनिक फिजिकल फीचर इन द लैंडस्केप सच एज द हॉर्नस fjords एंड हैंगिंग वेल्स एंड क्रिप्क्यूज मोस्ट ऑफ these लैंड्स फ्रॉम द नॉट बिकम वेजिएबल यूनिट आफ्टर द ग्लेशियर हैज़ रीच्ड। मीन्स की जो उसकी जो काफ़ी टाइप्स की वो मानी गई है लैंडस्केप जो फिजिकल फीचर ऑफ लैंडस्केप, जो लैंडस्केप के फीचर वगैरह हैं उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। पहाड़ीज़ के नाम बताए गए हैं, फोर्जेस, हिलिंग वैलीज़, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी सड़कें, एंड जब उसमें मोस्ट ऑफ थीज लैंड फॉर्म्स नॉट बिकम विजिबल, उसमें बहुत सारी लैंडस्केप कुछ ऐसी होती हैं जो विजिबल नहीं होती आफ्टर ग्लेशियर हैज़ रिजिडेड। मीन्स कि जब ग्लेशियर अपना आकार बदलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विजिबल थिंग्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। एंड मैनी आर क्रेटर बाय मोर्निन्स विच अक्कर एट द साइड्स एंड फ्रंट ऑफ ग्लेशियर। मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्रेटेड हो जाती हैं मोरी रेन्स विच अक्कर, मीनिंग वो काफ़ी ज़्यादा अक्कर मीन्स कि हैपेंड होता है डिपॉजिट इन द न्यू लोकेशन। जब वो डिपॉजिट मूव आउट करता है, डिपॉजिट करता है न्यू लोकेशन के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होती है। मीन्स कि जिसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक से बोलते हैं, लैंडस्केप को अर्थक्वेक से बोल देते हैं। व्हेन मैनी अल्फा ग्लेशियर्स अक्कर ऑन द सेम माउंटेन, मीन कि जब वो हैपन होता है, अक्कर का मीन्स यहाँ पर सिनोनियम ऐड कर गया, बस उसको हैपन भी बोल सकते हो, HAPPEND, हैपन भी बोल सकते हो। हैपन ऑन द सेम माउंटेन horns fjords which is every common Norway are the coastal wells that fill with the ocean water during the glacial retreat। मीन्स कि जब उसकी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी उसकी तय होती है बर्फ़ की, वो जब समुद्र में गिरती है तो उसकी थोड़ी सी हलचल होती है। हलचल होने के बाद हैंगिंग वैलीज अक्कर व्हेन टू और मोर ग्लेशियस वैली intersect at the varying elevations। It is common for waterfalls in the concept of higher and lower hanging valleys such as the Mosti National Park as a critical large blow shaped valley that forms the front of a glacier। Curcues often have a lip on their down slope that deep enough to hold small lakes when the ice melts away। मीन्स कि जब आइस वगैरह मेल्ट हो जाती है वो स्मॉल रिवर्स वगैरह होती है उनको भी कवर करती है, उनके ऊपर भी इफेक्ट डालती है। एज वेल एज उसकी जो शेप है इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्केप के ऊपर उसको लैंडस्केप कवर हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती है। इसमें 2 हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, इस पैराग्राफ में बात करी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स की बात करी गई है। सेकंड इज थोड़ा सा मेरे माइंड में जो नेगेटिविटी डाल दी गई है वो एक नेशनल पार्क ने डाल दी गई है। बट अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ नेशनल पार्क, मे बी जो उसकी हेडिंग थी वो थी इफेक्ट ऑन लैंडस्केप है ये तो। ग्लेशियर्स इन नेशनल पार्क मीन्स कि ग्लेशियर नेशनल पार्क के बीच में, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इन पूरी लाइन के जो स्टेटमेंट उसको चेंज कर दी है उसने। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने जस्ट बात की सच एज द वसीमाइट, मीन्स कि यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर ग्लेशियर की बात नहीं करी उसने। जो अदर पहाड़ी का एक नाम है, जो अदर पहाड़ी को वसीमाइट कहा जाता है, उसकी बात करी है इन द नेशनल पार्क। मीन्स कि ये तो मेरा कट्टी हो गया, अब ये तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं, ये तो मेरा कट ही हो गया। अब बात करते हैं कंटेंट्स की बात ही नहीं की। ग्लेशियर मूवमेंट हमारा हो चुका है और यहाँ पर द लास्ट आइस एज की बात, ग्लेशियर इन द लास्ट आइस एज, इसकी बात कभी कहीं पैराग्राफ में नहीं करी। द ग्लेशियर थ्रू द ईयर, इस थ्रू द ईयर की बात भी नहीं करी। बात करिए अगले इफेक्ट्स ऑन लैंडस्केप, उसके लैंडस्केप के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ते हैं, टोटली इस पैराग्राफ में उसकी बात करी गई है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके के साथ मुझे आंसर भी मिल रहे हैं। अब अगर मैं आपको करवाने बैठता हूँ तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं, बट आप अकेले करते हो तो हमें आंसर नहीं मिलते। सो बी अवेयर ऑल द टाइम, हमेशा आपकी सपोर्ट करी जाएगी, हमेशा आपके साथ हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको साथ देना होगा हमारा। मेक श्योर दैट आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जो मैंने गलतियाँ की पढ़ने में या फिर समझाने में उसको भी माफ़ कर देना। जस्ट फोकस ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू सो मच एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video for my efforts।